पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होती है इलेक्ट्रिक करंट में, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहले बेटा देखो चार्जेस। चार्ज क्या होता है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर के अंदर। जैसे आप लोग को पता है कि मैटर, सभी मैटर में मास होता है, वैसे ही जहाँ पे भी मास होगा वहाँ पे चार्ज ज़रूर होगा। चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है और इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। ठीक है। नेचर में चार्जेस दो तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के चार्जेस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या हैं चार्जेस की। देखो पहला है लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा भी पॉजिटिव हो गया, या एक नेगेटिव और या दूसरा भी नेगेटिव हो गया, तो इसको कहते हैं लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मारते हैं, दूर भेजते हैं। और जो अपोजिट चार्जेस होते हैं यानी अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट अट्रैक्ट। चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर। हम ना चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑलवेज कंजर्व्ड होते हैं नेचर के अंदर। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्जेस हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करते हैं। चार्जेस आर ऑलवेज क्वांटाइज्ड इन नेचर, यानी चार्जेस इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में ही निकलते हैं, एन ई के फॉर्म में ही चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन चार्ज, पांच इलेक्ट्रॉन चार्ज। एन क्या है? एन कोई भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही चार्ज एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, 3/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक पूरा ही इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर सकता है, हम ना इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते। चार्जेस हमेशा एडिटिव नेचर के होते हैं, मतलब अगर आप 2 कूलाम चार्ज प्लस 3 कूलाम चार्ज को ऐड करोगे तो वो 5 कूलाम चार्ज हो जाएगा। मतलब ये जैसे ही नॉर्मल अलजेब्रा ऐड होता है ऐसे ही ये भी ऐड हो जाते हैं। चार्ज आपका एक स्केलर क्वांटिटी है और जहां पे भी मास होता है वहां पे चार्ज एग्जिस्ट करता है। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या होता है? चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है और इसको डिनोट करते हैं आई से, है ना। आई से चार्ज को, करंट को डिनोट करते हैं और एम्पेयर इसकी एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पेयर। ठीक है। तो फॉर्मूला इसका बनता है I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी, क्यू फॉर चार्ज एंड टी फॉर टाइम। रेट एट विच चार्ज फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। करंट हमेशा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट जस्ट उसके अपोजिट फ्लो करेगा। और कहा जाता है चार्जेस हमेशा, जो करंट है हमेशा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर की तरफ चलता है। कन्वेंशनल करंट इसको कहते हैं। एक एम्पेयर का मतलब होता है जब एक कूलाम का चार्ज हो 1 सेकंड के अंदर, तो उसको हम डिफाइन करते हैं 1 एम्पेयर। यानी आप देख सकते हो व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोज through any cross section of the conductor in 1 second, the electric current flowing through the is called 1 ampere। ठीक है। अब एम्पेयर एक बड़ी क्वांटिटी है तो इसलिए एक मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर भी टर्म आता है। मिली का मतलब हो गया, अगर मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। अगर माइक्रो को करना है आपको एम्पेयर में, इसको कहते हैं माइक्रो एम्पेयर, तो माइक्रो एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो इससे आप कन्वर्ट कर लोगे मिली एम्पेयर और माइक्रो एम्पेयर को। उसके बाद करंट को मेजर किया जाता है एक इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम होता है एमीटर। तो एक एमीटर इज अ डिवाइस, ठीक है, जो कि मेजर करता है आपके सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू एमीमीटर डिटेक्ट करता है, मतलब मेजर करता है। ठीक है। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को हमेशा सर्किट के अंदर सीरीज कनेक्शन में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है अभी हम पढ़ेंगे। सीरीज कनेक्शन में ही एमीटर हमेशा रहता है। अब एक आइडियल एमीटर देखा जाए तो आइडियल एमीटर में बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो वो करंट के फ्लो को अफेक्ट करेगा। इसीलिए हम आइडियल एमीटर बनाते समय एक लो रेजिस्टेंस यानी बहुत ही नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको पोटेंशियल भी कह सकते हो, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अगर आप इन्फिनिटी से, जो इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत बाहर है, इन्फिनाइट पॉइंट पे कोई एक चार्ज है, आप उस चार्ज को लेकर के आते हो
एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और जो भी वर्क डन करते हो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या सिर्फ पोटेंशियल। इसको हम V से डिनोट करते हैं और इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू इज होता है, डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन, क्यू का मतलब होता है चार्ज। अब पोटेंशियल डिफरेंस देखो, पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी बैटरी की नाप सकते हो। बैटरी पे एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी एक चार्ज को लेकर के मूव करवाते हो और जो भी वर्क डन होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो, आपने यहाँ पर जो भी पोटेंशियल था वो VB था और यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो VA था। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वर्क डन बाई चार्ज के बराबर होगा। इन दोनों के डिफरेंस को ही आपने कंसिडर किया V, तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। एक वोल्ट को आप डिफाइन कर सकते हो 1 जूल पर कोलाम से। ठीक है, अगर कोई बोलेगा डिफाइन करो 1 वोल्ट, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 2 पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट तब होगा जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब एक कूलम चार्ज को आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हो और आपका जो भी वर्क डन होगा 1 जूल का होगा, तो वहां पे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए भी एक डिवाइस होता है जिसको आप कहते हो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस नापता है और आप इसको कनेक्शन में पैरेलल रखते हो। हमेशा ये सर्किट के कनेक्शंस में पैरेलल में रखा जाता है। यानी पैरेलल में रखने से क्या होता है, पैरेलल में रखने से क्या होता है, ये बिना अफेक्ट करे जिस चीज़ की भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस को एक वोल्टेज भी टर्म से डिनोट किया जाता है। वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज को नाप करके दे देता है। एक आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ओके, आगे हम पढ़ते हैं अभी, अब और चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, अब देखो, द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर। अब देखो, इलेक्ट्रॉन तभी मूव कर सकते हैं जब कोई एक डिफरेंस हो। जैसे आप देख रहे हो, ये एक पानी का कंटेनर है, पानी के कंटेनर से पानी तभी बाहर नीचे गिरेगा जब एक हायर पॉइंट हो और एक लोअर पॉइंट हो। तो उसी तरीके से किसी भी सर्किट के अंदर करंट यानी इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करेगा जब एक हायर पॉइंट और एक लोअर पॉइंट हो। अगर हमने पोटेंशियल जो हम सेल का यूज करते हैं या किसी बैटरी का यूज करते हैं, उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करता है, किसी भी सर्किट के अंदर एक पोटेंशियल को जनरेट करता है। मतलब एक हायर पॉइंट बना देता है और एक लोअर पॉइंट बना देता है। इसी वजह से करंट फ्लो करता है। सेल्स यही काम करते हैं, बैटरीज यही काम करते हैं, एक पोटेंशियल का हायर पॉइंट बना देते हैं, एक लोअर पॉइंट, यहीं से करंट फ्लो करता है। द डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी और अ सेल। देखा, ये पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी बैटरी या सेल से प्रोड्यूस करवा सकते हो। आगे का पार्ट है, देखो, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ को कहा जाता है जहां पे करंट फ्लो किया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस या क्लोज पाथ जहां पे करंट फ्लो कर सकता है उसको आप इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चाहिए होता है, वायर, रेजिस्टेंस, स्विच, सेल या बैटरी चाहिए होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और ये कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ होना चाहिए। अब देखो, कुछ सिंबल्स है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, सेल का ये है, बैटरी का ये है। ठीक है, सेल, बहुत सारे सेल मिलकर के बैटरी बनाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स मिल जाएंगे तो बैटरी बन जाता है। एमीटर का सिंबल ये है। गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस होता है जो करंट को किसी भी सर्किट के अंदर डिटेक्ट करता है। ये स्विच है, स्विच यानी आप जो की कहते हो, की यानी स्विच। ठीक है, ये वायर जॉइंट का सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल, स्विच जब ये ऑफ है मतलब स्विच ऑफ है तो ये सिंबल होता है। इसके अंदर अगर आप एक की डाल देते हो तो ये स्विच ऑन हो जाता है। ये है बल्ब का सिंबल। ठीक है, तो ये सिंबल्स आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज में आएंगे। आगे आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, द करंट पासिंग थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। किसी भी सर्किट के अंदर अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे, 2 वोल्ट की बैटरी रखोगे तो उसी हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगा। 10 वोल्ट की बैटरी रखोगे तो उसी हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगा। 20-12 वोल्ट की बैटरी रखोगे तो उसी हिसाब से करंट प्रोड्यूस होगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज आप बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट फ्लो करना, ज़्यादा करंट की क्वांटिटी फ्लो करेगी।
तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आर कहा गया है, कांस्टेंट को आर कहा गया है। आर इज द कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एंड कॉल्ड रेजिस्टेंस। आर को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो करंट और वोल्टेज का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो एक ये स्ट्रेट ग्राफ बनता है आपको, ठीक है, स्ट्रेट ग्राफ ये देखिए, ठीक है। अब ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ओम्स लॉ तभी तक वैलिड होता है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो सब्सटेंस आपके ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करते। इफ टेम्परेचर चेंजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो चेंजेस, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे क्यों ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या है? समथिंग दैट अपोज द फ्लो ऑफ करेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। तो जो भी करंट के फ्लो को अपोज करता है, जो भी करंट के फ्लो को अपोज करता है वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई होता है। अब देखिए एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज विच इज यूज टू अपोज द करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस तो वही होता है, अभी मैंने आपको बताया, जो करंट को अपोज करता है। अब आप अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस रखना चाहते हो किसी भी सर्किट में तो आप रियोस्टेट का यूज कर सकते हो। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है जो कि आपके सर्किट में कनेक्ट होता है और बिना वोल्टेज को चेंज करे आपका सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकता है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अपोज करते हैं। एक तो पहला है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब जितना बड़ा किसी वायर का लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस होगा। यानी शॉर्ट वायर है तो उसमें लो रेजिस्टेंस है, लॉन्ग वायर है इसलिए हाई रेजिस्टेंस है। तो जितनी ज़्यादा लेंथ बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेकेंड पार्ट है कि अगर किसी भी वायर का चौड़ाई ज़्यादा है, मतलब थिक वायर है, थिक वायर में रेजिस्टेंस कम होता है और थिन वायर में हाई रेजिस्टेंस होता है। ओके। अब नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कौन से मटेरियल से मिलकर के बना है। कॉपर वगैरह की वायर, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, इन सब में रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। क्यों कम होती है अभी हम पढ़ते हैं। और फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है, बट मेन रीज़न अभी हम जो जानेंगे वो होगा लेंथ और एरिया। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब किसी भी चीज़ का अगर एरिया बढ़ता है, किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम बढ़ाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू घट जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर वगैरह में बहुत ही ज़्यादा मोटे वायर्स का यूज़ किया जाता है। मोटे वायर्स का यूज़ करके हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटा देते हैं। तो जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा एक रो। रो क्या है? रो का मतलब होता है एक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रो क्या है? एक कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है जो कि रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टिविटी एक इंटरनल फैक्टर है जो कि क्वालिटी ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो जिस भी मटेरियल की, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है इसीलिए उसमें रेजिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। सिल्वर का बात करें अगर हम, तो सिल्वर में जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। जिसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम, उसमें रेजिस्टेंस भी कम होता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज। रेजिस्टिविटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखो इंसुलेटर जो होते हैं उनमें हाई रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी। सबसे पहले देखो इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। लकड़ी में अगर हम बात करेंगे वुड में तो उसमें रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब दूसरा है कंडक्टर। कंडक्टर में रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा लो होती है, इसलिए उसमें रेजिस्टेंस भी लो होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आप सर्किट में दो तरीके से लगा सकते हो, एक सीरीज कनेक्शन में, दूसरा पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। तो अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं किसी भी सर्किट के अंदर तो क्या होता है, देखो यहाँ से अब करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है और यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस को लगा रखा है। जब सीरीज कनेक्शन में ना करंट आपका कांस्टेंट होता है, सब जगह पे करंट की वैल्यू आई ही फ्लो करती है, बट यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे V1 V3 वोल्टेज, यहाँ V2 वोल्टेज, यहाँ V1 वोल्टेज, हर जगह वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है बट करंट की वैल्यू सेम होती है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो अगर वोल्टेज की वैल्यू अलग है तो सब वोल्टेज को, जो टोटल वोल्टेज था वो V1 V2 V3 के ऐड करने से आ जाएगा। अब आप जानते हो V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो V इज इक्वल्स टू I बाई RS यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज। तो ये पहला हो जाएगा IR1, दूसरा IR2, थर्ड इज IR3 एंड उसके बाद हमने I को कॉमन लेकर के कट कर दिया तो यहाँ पे RS बच गया। RS यानी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज सर्किट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे आप और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, जितने भी रेजिस्टेंस है सिंपली आप सबको ऐड करते जाओ। यानी देखो इसमें सब में वोल्टेज डिफरेंस था इसलिए हमने इसको वोल्टेज को ऐड किया, सारे वोल्टेजेस को ऐड किया।
अब पैरेलल में देखो, पैरेलल में आपका जो पोटेंशियल होता है, ये देखो हायर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू कर दिया। अब R1 R2 R3 तीन तरीके के रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टेंस है। अब सब में यहाँ पे देखो, यहाँ से अब हम पैरेलल कनेक्शन को कैसे पहचानेंगे, तो जब भी करंट को डिवाइड होने का मौका मिल जाए, यानी वो पैरेलल है आपस में। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि देखो यहाँ ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ए और बी दो ही पॉइंट है, हमेशा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल को नापा जाता है। तो ए और बी सभी रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसलिए सारे रेजिस्टेंस में R1 R2 R3 सब में सेम वोल्टेज फ्लो करेगा, बट तीनों में करंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो अब हम R पैरेलल निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो ये कैसे आएगा, अब इनमें करंट की वैल्यू अलग थी, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I की वैल्यू होती है V बाई आर, आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी V बाई आर। तो अब आप R पैरेलल निकाल रहे हो, टोटल करंट इन पैरेलल सर्किट, तो V बाई आर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू V बाई R1, I2 की वैल्यू V बाई R3, I3 की वैल्यू V बाई R3। ऐसे अगर और होंगे तो आप ऐड करते चले जाओगे। आपने वोल्टेज कॉमन लिया और कट कर दिया। अब यहाँ पे 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। अब जितने भी होंगे सबको आप ऐड करते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे निकलता है आपका पैरेलल कनेक्शन। अब देखो, हम घरों में जो भी कनेक्शंस करते हैं वो पैरेलल कनेक्शन ही करते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है पैरेलल कनेक्शन के, तो पैरेलल कनेक्शन में जब आप कंबाइन करते हो किसी अप्लाइंसेस को, तो उसको फुल वोल्टेज सप्लाई मिल पाती है, ठीक है। ईच अप्लाइंसेस गेट द फुल वोल्टेज। दूसरा ये भी बात है कि आप अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो सभी के लिए आप एक सेपरेट स्विच यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सभी अप्लाइंसेस के लिए एक पैरेलल स्विच, मतलब कुछ भी अलग अलग स्विच यूज़ कर सकते हो। मतलब अगर एक अप्लाइंसेस खराब होता है तो इससे दूसरे अफेक्ट नहीं होंगे, मतलब एक ही सीक्वेंस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर एक अप्लाइंसेस खराब हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी के अप्लाइंसेस चलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज़